मेरा नाम है मेहरुन्निसा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। सुनिए रज़िया बेगम की ये कहानी। मैं रज़िया बेगम, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा आबिद, एक बेटी अज़रा। मेरा बेटा बहुत ही सुंदर सजीला जवान है और मेरा बेटा बहुत कमाता भी है। लेकिन परेशानी तो ये थी कि मेरे बेटे की 3 शादी हो चुकी थी और ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। मेरा बेटा आबिद, वह हमारे ख़ानदान का इकलौता वारिस था। सभी उससे प्यार करते थे, इसीलिए किसी को भी ये बात अजीब नहीं लग रही थी कि उसकी दूसरी शादी इतनी जल्दी हो रही है। पर मेरा दिल धक धक कर रहा था। रात जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, मेरा दिल भी उतनी ही तेज़ी से धड़क रहा था और मेरी फिक्र बढ़ती जा रही थी। मेरी बेटी अज़रा को भी इस बात का पता था और वो भी मेरी ही तरह फिक्रमंद थी और बोली कि अगर आज भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या होगा। मैंने कहा, अपने मुंह से कुछ अच्छा निकालो, मैं पहले ही फिक्र में मरे जा रही हूँ। अब सभी मेहमान आ गए हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से कई रिश्तेदार बुला नहीं पाई थी, लेकिन इस शादी में सभी रिश्तेदार बहुत खुशी के साथ आए थे। इसलिए लोग पिछली शादी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे और वो भी नहीं जानते थे कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें फिर से शादी करनी पड़ी। मेरा बेटा इससे बहुत खुश था, कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसकी ये वाली बीवी पहली वाली बीवी से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे तो खुश होना ही था। सर्दी का मौसम था, ज़्यादातर मेहमान घर में ठहरे हुए थे और बाकी शादी का सारा इंतज़ाम बाहर हो रहा था। बच्चियां खुशी से नाच गाना कर रही थी, लोग आपस में मजाक कर रहे थे। मैंने अपनी जेठानी से कहा, दुल्हन दूसरे शहर से आई है और बहुत थकी हुई है, मुझे लगता है उसे दूल्हे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। मेरी जेठानी ने कहा, तुम्हें क्या हो गया है, उनकी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात ख़राब करना चाहती हो। मानती हूँ शादी ब्याह में थकावट हो जाती है, लेकिन नया खून है, कॉफ़ी शॉफ़ी पिला दो, फ्रेश हो जाएंगे और फिर सुबह रिसेप्शन भी तो है। मैं बोली, वो थक जाएगी बेचारी। मेरी जेठानी ने कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को अपनी शादी के बड़े अरमान होते हैं, उसे अपने बेटे के कमरे में भेज दो। अब रात के 12 बज गए हैं, सुबह उठकर तैयार भी तो होना है। मुझे नहीं पता कि तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो। सभी रस्में हो चुकी हैं, हर कोई नाच गाकर थक गया है, बेचारी दुल्हन भी कमरे में जाना चाहती है। मेरी जेठानी तो वैसे भी बाल की खाल निकालने में माहिर थी, सबसे बड़ी थी, इसीलिए सोचा इससे सलाह मशवरा कर लूँ, लेकिन उसने मुझे ही बातें बता दी और फिर उसने खुद ही कहा कि अब दुल्हन कमरे में जाएगी। दुल्हन को कमरे में ले जाया गया, बाकी सबको कमरे से निकाल कर मैं थोड़ी देर दुल्हन के पास ही बैठ गई। मैंने कहा, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो, तुम बहुत ही हिम्मत वाली लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें पसंद किया था। देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पसंद नहीं आती हैं, लेकिन मेरी बच्ची तुम थोड़ा सब्र करना। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधे बात करता है तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना, कमरे की बात कमरे में ही रखना, सुबह मुझे बता देना, मैं तुम्हारी परेशानी को सुलझाने की कोशिश करूँगी। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा गई थी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। वह थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन उसने कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी, अब इस घर की इज्जत भी मेरी इज्जत है। मैं दुल्हन का कंधा थपथपाकर बाहर आ गई। सब अपने अपने बिस्तर पर सोने चले गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था, क्योंकि सब बहुत थके हुए थे, इसीलिए सब सो चुके थे। जाड़े की रातें
वैसे भी शांत होती हैं, लेकिन मैं सो नहीं पा रही थी। बहुत देर के बाद आखिरकार मैं सोने चली ही गई, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें बार बार देख रही थी घड़ी की ओर। काश सुबह जल्दी हो जाती तो मेरी सारी फिक्र ख़त्म हो जाती। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे मैंने एक ज़ोर से चीख सुनी और उसके बाद ही मुझे पता चला कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद बार बार चीखें शुरू हो गई। ये एक लड़की की चीखने की आवाज़ थी और वह लड़की कौन हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती थी। सभी मेहमान भी धीरे धीरे उठने लगे थे। अचानक मेरे बेटे के कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी बहू पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी। उसे पता भी नहीं चला कि उसके पास तो दुपट्टा भी नहीं है। उसने सारे कपड़े भी उल्टे पहने थे। बाहर भागती हुई आई थी। वह घर से बाहर भाग जाना चाहती थी जब कुछ औरतों ने उसे पकड़ लिया और कहा, बेटा क्या हो गया। सब उसको संभालने लगी, लेकिन वह बेहोश हो गई थी। जब कोई बेहोश होता है तो उस पर पानी के छींटे वगैरह मारे जाते हैं, लेकिन मेरी बहू तो पानी के छींटे मारने पर भी होश में नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं उसे अस्पताल ले जाना नहीं चाहती थी क्योंकि फिर से वही तमाशा बन जाता, लेकिन और कोई चारा नहीं था। बेचारी बच्ची किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। उसके माँ बाप को भी बुला लिया। वो लोग भी एक दूसरे के कानों में बातें करनी शुरू कर दी। पता नहीं हमारी बेटी को क्या हो गया है, पता नहीं उसके साथ कैसा सुलूक किया गया है। वह सब लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। सवाल ही सवाल हर तरफ थे और मैं बेचारी परेशान सी हॉस्पिटल में घूम रही थी। मैंने घर आकर अपने बेटे से पूछना चाहा कि अब उसने क्या किया है, तो वो कमरे में ही नहीं था। उसका फ़ोन भी बंद था। कमरे की हालत बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि कोई चीज़ टूटी होती या अपने बीवी पर हाथ उठाया होता। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद मेरा बेटा आबिद कहीं चला गया था। फिलहाल तो मुझे बहू की फिक्र थी। मैं अस्पताल वापस आ गई। 2-3 घंटे में अस्पताल वालों ने मेरी बहू को छुट्टी दे दी। मेरी बहू हमारे घर नहीं आना चाहती थी, बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे समझाया कि तुम्हारी ससुराल ही चलते हैं, नहीं तो लोगों को मैं क्या जवाब दूंगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैंने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह तुम मुँह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए फिर अपनी माँ के घर चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू गुस्से में आ गई और बोली, भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में एक पल के लिए भी नहीं रहूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई रिवायत रोक सकती है और ना ही कोई कानून। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना। मेरी बहू ने अपना फैसला सुना दिया था। मैं चुपचाप आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। ये तो पहले भी हो चुका था। जब आबिद की पहली शादी हुई थी, मेरी पहली बहू के साथ भी यही हुआ। वो मेरी पसंद की लड़की थी। वो मेरी बेटी की दोस्त थी और उसे बहुत पसंद करती थी। वह उसे बहुत खुशी के साथ घर लेकर आई थी। उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया था। वह एक अमीर बाप की बेटी थी। वह बहुत अच्छी लड़की थी। मुझे भी उसका घर आना अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में मैंने महसूस किया था कि जैसे वो आबिद को पसंद करने लगी है, तो मैं तुरंत उसके घर पर रिश्ता भेज दिया। वो लोग मान गए थे। मैंने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया था, लेकिन शादी के बाद उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शादी की पहली रात वो चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी और उसके बाद मेरे बेटे की शक्ल देखने से भी मना कर दिया। सब ने उसे बहुत समझाया कि बेटा अपनी ज़िंदगी के बारे में तो सोचो,
लेकिन उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई और अब इस लड़की को भी समझाया जा रहा था। लेकिन वो भी कह रही थी कि अगर मैंने नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी। आपके बेटे के साथ मेरा बेटा भी कोई जवाब नहीं दे रहा था। पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार कह रहा था कि आबिद को बुलाओ, हम उससे पूछेंगे कि उसने हमारी बेटी के साथ क्या किया। आबिद घर आ चुका था। सब उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने चुप साध ली थी। कुछ भी नहीं बोल रहा था। थक हार कर सब खामोश हो गए। लड़की की माँ बाप भी आबिद को भला बुरा और धमका कर चले गए। वे अपनी बेटी को भी साथ ले गए। अच्छा खासा तमाशा हो गया सब मेहमानों के सामने। नाक कट गई थी हमारी। लड़की के माँ बाप ने हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आबिद अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। आबिद के अब्बा जी तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती मुझे अकेले ही सहनी पड़ी। घर में जमा लोगों ने भी हमें अच्छी खासी बातें सुना डाली थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी। कुछ चीख चीख कर मुझे भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसने उस बेचारी की क्या गलती थी। आखिर उसकी बेटी की ज़िंदगी तबाह हो चुकी थी। आज खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं काश आबिद के अब्बा होते तो इतनी जल्दी हिम्मत ना हारती। लोगों के ताने को अकेले ही सुनती रही। आबिद बड़ा था। आबिद से छोटी मेरी एक बेटी थी जो कॉलेज में पढ़ती थी। सब लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। आबिद को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई कह रहा था पता नहीं शायद आबिद पागल है, तो कोई कह रहा था लगता है आबिद दिमागी मरीज है, तो कोई कह रहा था पता नहीं उसने नई दुल्हन के साथ ऐसा क्या किया कि वह इतना डर गई। जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन मेरे पास इन सब सवालों का, इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह पता ना हो तो वे खुद ही कहानियाँ बना लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियाँ सच से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक होती है। लेकिन परेशानी तो ये थी कि सच मुझे भी नहीं पता था। ऐसा क्या था कि सुहाग रात को ही मेरी बहुएं मेरे बेटे के कमरे से चीखती हुई भागती थी। उस लड़की ने भी तो मुझे कुछ नहीं बताया था। मैंने खुद ही अपने मन में सोचा हो सकता है उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो। सच जानने के लिए मैंने उसके घर फ़ोन कर दिया। भले ही वह हमसे रिश्ता ख़त्म कर गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही मैंने उसका हाल चाल लेने के लिए फ़ोन किया। फ़ोन लड़की की माँ ने उठाया था। मैंने पूछा अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। मेरी आवाज़ सुनते ही वह भड़क गई थी और बोली थी मेरी बेटी अब तक ठीक नहीं हुई है। ख़बरदार जो आगे से आपने फ़ोन किया। ये सब सुनकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मेरी पहली बहू के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी बेटी ने बताया था कि वह कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी मेरे बेटे को, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या कमी थी कि उसकी बीवियां उससे डर कर भाग जाती थीं। आबिद की बात करूँ तो आबिद बहुत ही सीधा सादा सा बच्चा था। बचपन से ही कम बोलने वाला था, लेकिन उसके अंदर कोई भी हरकत ऐसी नहीं थी जो अब नॉर्मल होती। आबिद मेरी पहली संतान थी। हमने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन हमारे इतना लाड प्यार देने से भी वह बिगड़ा नहीं था। उसे अपनी सुंदरता पर घमंड ज़रूर था। वह कहता था मेरी खूबसूरती स्मार्टनेस के आगे सब पानी भरते हैं। उसको पहनने ओढ़ने का बहुत शौक़ था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीज़ें पहनता। पढ़ाई में भी अच्छा था। नौकरी भी टाइम से कर ली थी। अपनी बहन के लिए भी एक जिम्मेदार भाई था। अपनी बहन अज़रा को कॉलेज लेकर जाता और वापस लेकर आता। घर में खर्चे के लिए पैसे भी देता। कभी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। उसके दोस्त भी ऐसे नहीं थे जो मैं कहती हूँ कि गलत संगत में पड़ गया है। कोई नशा भी नहीं करता था। बस
उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त थे। उनमें से एक सबसे अच्छा दोस्त था जो बाहर विदेश में रहता था। कभी कभी उससे फ़ोन पर बात होती थी, मुझसे भी अपने दोस्त की बात करवाता था। कभी कभी मुझसे कहता था मैं क्यों ना हम अजरा की शादी उसी से कर दें, बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर सब कुछ नॉर्मल ही था, लेकिन ये जो 2 बार हुआ था ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। पता नहीं मेरे बेटे में क्या कमी थी, ऐसा क्या करता था अपनी बीवियों के साथ कि वो भाग जाती थी। दिन धीरे धीरे आगे सरकते गए। आबिद थोड़ा नॉर्मल हो चुका था, अब घर में थोड़ी बहुत बात करने लगा था। इस बार मैंने सोचा कि आबिद की तीसरी शादी कराऊं और ऐसी लड़की से कराऊं जो मुझे बताए कि आखिर सुहाग रात के कमरे में आबिद ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। आबिद की दूसरी दोनों बीवियों से तलाक हो चुकी थी। मैं ये भी चाहती थी कि ये जो बहू आए वह मेरे घर में ही रहे, यहाँ से भाग कर ना जाए। मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। मैं भी एक बेटी की माँ थी और मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि तलाक का धब्बा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होती है। बहुत सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं आबिद की शादी एक शादीशुदा औरत से करवाऊंगी जिसकी पहले से शादी हो चुकी हो और वह तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही मुझे एक ऐसी लड़की मिल भी गई। लड़की वालों को भी शादी की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने भी ज़्यादा छानबीन नहीं की। लड़की कम उम्र नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा सुंदर थी, बस ठीक ठाक थी, दुबली पतली और मामूली नाक नक्शे की लड़की थी। मैंने लड़की वालों को बताया कि मेरे बेटे की एक शादी हो चुकी है और मेरे बेटे की बीवी कुछ समय ही रही, फिर वो छोड़कर चली गई थी। थोड़ा बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ा क्योंकि सच बताने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले शादी के लिए राज़ी हो गए थे। मैंने आबिद को लड़की की फ़ोटो दिखाई तो उसने शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। बोला मुझे शादी नहीं करनी, इतनी आम सी शक्ल सूरत की लड़की है, मुझे इससे शादी बिल्कुल नहीं करनी। आबिद की बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा चुप हो जाओ, जिस तरह की तेरी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तेरी कभी भी शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर सोचती हूँ कब तक बैठी रहूंगी और तेरा ध्यान रखूंगी। मेरे जाने के बाद कोई तो हो ऐसा जिसके साथ तू अपनी ज़िंदगी गुजार सके। बोलते बोलते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी आंखों में आंसू देखकर आबिद चुप हो गया, शादी के लिए रजामंदी दे दी और उठकर कमरे में चला गया। कहीं ना कहीं आबिद के दिल में चोर ज़रूर था, वह मुझसे नज़रें चुरा रहा था। लेकिन इस बार मैंने भी तय कर लिया था कि मैं सच जान कर रहूँगी। मैंने पहले ही सोच लिया था कि इस बार मैं लड़की को अपने भरोसे में ले लूँगी, लेकिन उसे ये नहीं बताऊँगी कि पहले उसकी बीवियाँ डर कर भाग गई थी। उसे प्यार से समझा दूँगी, उसे भरोसा दिलाऊँगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात है तो मुझे बताए। इस बार शादी का प्लान बहुत ही सादगी से करने का था और फिर मैंने बहुत ही सादगी से आबिद की शादी कर दी। लड़की का नाम साजिदा था। बहुत ही प्यारी बच्ची थी। मेरी बेटी ने मना किया था कि अम्मी रहने दे भाई को, भाई के हालत पर छोड़ दे। लेकिन मैंने उसे समझाया था कि बेटा हो सकता है तेरे भाई के साथ कुछ मसला हो जिसे सुलझाना हमारा फ़र्ज़ है। शादी निपट गई। इस बार मैंने ज़्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था। घर में कुछ ही मेहमान थे जो मेरे रिश्तेदार नहीं बल्कि मेरे कुछ जानने वाले, मेरे कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। साजिदा को मैं आबिद के कमरे में ले गई। उसे बेड पर बिठाते हुए मैंने साजिदा का हाथ अपने हाथों में लिया और उसे हल्के से दबाते हुए बोली, साजिदा बेटा तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनना। साजिदा बड़े हैरानी से मुझे देखने लगी। भला ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? मैंने साजिदा को समझाते हुए कहा, बेटा इस शादी के लिए राज़ी नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया। हो सकता है मेरा बेटा कुछ अजीबोगरीब हरकतें करे, हो सकता है तुम्हें डराने की कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़कर भाग जाओ। लेकिन बेटा तुम्हें डरना नहीं है, जो भी हो तुम मुझे सब कुछ बता देना। बस तुम्हें उसके डराने धमकाने में या उसकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। साजिदा ने मेरी बातों को सुनकर हाँ में सर हिला दिया था। मैं थोड़ी पुरसुकून हुई थी और साजिदा को आराम करने का
बोलकर बाहर आ गई थी। मैं अपने कमरे में नहीं गई, वहीं हॉल में ही सोफे पर लेट गई। अजरा को मैंने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। अजरा कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने कहा था कि अम्मी जी, आप जो भी कर रहे हैं गलत कर रही हैं। आप भी हर परेशानी का हल सिर्फ शादी ही समझती हैं। आपको किसी की बेटी की ज़िंदगी को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। अजरा जा चुकी थी। मैं सोफे पर लेटी हुई दुआ की तस्बीह फेर रही थी और दुआ मांग रही थी कि या अल्लाह, ये रात अच्छे से बीत जाए। बहुत ही खामोशी थी, ऐसा लग रहा था जैसे तूफान से आने की पहले की खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। मैं अपने अल्लाह को मनाने में लगी हुई थी कि तभी वही हुआ जिसका मुझे डर था। साजदा चीखते हुए बाहर आई और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। मैंने जैसे तैसे करके उसे बाहर गेट से अंदर लिया था। मैंने उसे जैसे तैसे समझाकर थोड़ा शांत किया। वह कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। जब थोड़ा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो आपको और मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। साजदा तो बहुत ही समझदार थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वह तो हर हाल में इस शादी को निभाने की सोचती, लेकिन साजदा ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और वो भी आबिद को छोड़कर चली गई। दूसरे दिन साजदा के घर से फ़ोन आया कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, नहीं तो हम ये काम अदालत से भी कर सकते हैं। मैं सदमे की हालत में फ़ोन पकड़े नहीं सोफे पर बैठ गई। यानी कि अब आबिद को कोई मजबूरी में भी अपनाने के लिए तैयार नहीं था। पहले मैं जो बहुएं लाई थी वह अमीर घराने की और सुंदर पढ़ी लिखी थी, लेकिन साजदा तो विधवा थी, गरीब घराने की थी और बहुत ज़्यादा सुंदर भी नहीं थी। साजदा को मैंने पहले ही सब कुछ समझा भी दिया था, लेकिन फिर भी वो इतना ज़्यादा बदहवास हो गई थी कि आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरे बेटे में। हम जो जेवरात दुल्हन को देते थे, दुल्हन के घर वाले शादी के दूसरे दिन ही वापस कर देते थे। मैं तो दहेज भी नहीं लेती थी। फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे और अमीर लड़के को छोड़कर भी लड़कियां भाग जाती थी। मेरा दिमाग सोच सोच कर फटा जा रहा था। कैसे पता लगाएं कि आखिर बात क्या है। आबिद भी अपने मुंह से कुछ कहने को तैयार नहीं था। जब भी इस बारे में कुछ बात करने की कोशिश करती तो वो उठकर बाहर चला जाता, मुझे बात करने का मौका ही नहीं देता। लेकिन अब मैं हर वक्त आबिद पर नज़र रखने लगी थी, उसकी एक एक हरकत पर ध्यान देती। शायद कुछ तो ऐसा सबूत मिले जिससे मैं सुराग लगा सकूं, सच जान सकूं कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन उसके चाल चलन से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ खराबी भी है। एकदम नॉर्मल लड़कों की तरह था जैसे और लड़के होते हैं। मुझे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन तंग आकर मैंने आबिद के दोस्त को फ़ोन लगाया, उसी विदेश में रहने वाले दोस्त को। मैंने उससे पूछा, आरिफ, तुम आबिद के इकलौते दोस्त हो जिसे आबिद अपने दिल की सारी बातें करता है। मुझे आबिद के बारे में कुछ बताओ। उसने अपने बारे में तुम्हें कुछ न कुछ तो बताया होगा, लेकिन ये सुनकर तो मैं हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और बस यही बात मुझे बहुत अजीब लगी। क्या उसने अपने दोस्त को नहीं बताया कि मैंने 3 बार शादी की और मेरी 3 बीवियां मुझे छोड़कर भाग गई हैं? लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने नहीं बताया क्योंकि वह शर्मिंदा होना नहीं चाहता होगा। शादी की रात ही बीवी का भाग जाना, वो भी 3 बीवियों का। धीरे धीरे 1 साल और गुजर गए। मैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन आबिद को लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ऐसा क्या था जो दुल्हन शादी की पहली रात को ही भाग जाती थी? मैंने एक बार फिर आबिद की शादी के लिए सोचा और इस बार मैंने ठान लिया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। इस बार मैंने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया
और लड़की भी ऐसी लाई जिसे शादी की सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि ये लोग बहुत ही गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। मैंने कहा, तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और शादी में भी आप लोगों को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। लड़की को तो मैंने राज़ी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राज़ी हो गए, लेकिन मैंने ये बात लड़की के माँ बाप को नहीं बताई, बस लड़की को बता दी थी। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि मैंने शादी से ही सारी बातें लड़की को समझा दी थी। पहले तो वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े सब्र और हिम्मत से मेरे भाइयों की ज़िंदगी बनती है तो उसमें बुराई क्या है। जो कुछ भी होगा उसे सहन करूँगी। और वैसे भी सारे समझौते औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की, जिसका नाम अंजुमन था, भले ही गरीब घर की थी, लेकिन बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लगी। मुझे दिल ही दिल में खुशी हुई कि अगर अंजुमन मेरी बहू बनती है और मेरे घर में टिकी रहती है तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी किस्मत की बात होगी। समझदार होने के साथ साथ अंजुमन बहुत ही खूबसूरत भी थी और इस बार शादी बहुत ही खामोशी से हुई। एक काजी और मैं, मेरी बेटी और उसके परिवार वाले, सब कुछ ठीक ठाक से हो गया। अंजुमन को मैं घर ले आई। रात हुई, मैंने उसे आबिद के कमरे में भेज दिया था और मैं खुद सारी रात नमाज पढ़ती रही। हैरानी की बात तो ये थी कि रात गुजर चुकी थी और सुबह हो चुकी थी। सुबह होते ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मैं बहुत परेशान थी, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो मैं थोड़ी देर बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर आई और मैंने खुद दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी बहू बेहोश पड़ी थी। आबिद कमरे में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, शायद बाथरूम में था। मैंने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने अंजुमन को चेक किया और कहा कि वो डर की वजह से बेहोश हुई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं हैं। आबिद के चेहरे से भी परेशानी दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह भी डरा हुआ है। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देकर चले गए। डॉक्टर ने कहा था कि अंजुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। आबिद भी तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। मैं अंजुमन के पास ही बैठी रही थी। थोड़ी देर बाद अंजुमन ने आंखें खोल दी। होश में आते ही वह बाहर की तरफ भागी थी, वह कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, अपने माँ बाप के पास। मैंने अंजुमन का हाथ पकड़ लिया। अंजुमन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कर रही हो? लेकिन अंजुमन मेरी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। रोते हुए बोली, आंटी जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बेफिक्र रहें, मैं अपने अम्मी अब्बा को कुछ भी नहीं बताऊंगी, सब कुछ हैंडल कर लूँगी। बस आप मुझे इस घर में रहने को ना कहें। लेकिन अंजुमन, मुझे बताओ तो सही, आखिर ऐसा क्या हुआ था? मैं सच जानना चाहती हूँ। अंजुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम आबिद की सच्चाई मुझे बताओगी। आंटी, आबिद के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती। अगर मैंने आबिद के बारे में बोला तो वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन आबिद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा। प्लीज़ मुझे जाने दे। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी कि मैं उसे रोक ना सकी। अंजुमन चली गई थी। मैं इंतज़ार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में अंजुमन के माँ बाप का फ़ोन आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। शायद अंजुमन ने अपने माँ बाप को कुछ नहीं बताया था। आबिद की तीनों बीवियों ने तो दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन अंजुमन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
उसका मतलब था अंजुमन अभी मेरे बेटे की निगाह में थी। मैंने सोचा कि अब मैं आबिद का चेकअप कराकर रहूंगी। अपने होशो हवास में तो आबिद ऐसा कभी भी करने नहीं देता, इसीलिए एक दिन मैंने आबिद के खाने में नींद की दवाई मिला दी। उसके गहरी नींद में जाते ही मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। डॉक्टर ने आकर उसके कुछ सैंपल लिए और ये बोल कर कि जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं आपको बता दूंगा। डॉक्टर चला गया और फिर मैं बेसब्री से आबिद के रिपोर्ट का इंतज़ार करने लगी। अगले दिन डॉक्टर का फ़ोन आया और उसने कहा कि आबिद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है। ये सुनकर तो मेरे हैरानी की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर आबिद नॉर्मल है तो शादी की पहले ही रात में उसकी बीवियां क्यों भाग जाती हैं? सोच सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। कुछ सोच कर मैं अंजुमन के पास गई। अंजुमन के माँ बाप ने मेरी बहुत इज्जत की। शायद उन्हें सच्चाई का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि मैं उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई हूँ। मुझे देखते ही अंजुमन डर गई। वह हम लोगों के साथ ज़्यादा नहीं बैठी और अंदर कमरे में चली गई। मैं भी अंजुमन के पीछे पीछे उसके कमरे में आ गई। मुझे देखते ही वह बोली, आंटी, मैंने आपको पहले ही भी कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती, फिर आप मुझे लेने क्यों आई? मैंने उसको बहुत ही प्यार से अपने पास बिठाया और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, अंजुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो तुम ही हो जो मुझे बता सकती है कि आखिर मेरे बेटे में क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती है, प्लीज़ मना मत करना। मेरी आंखों में आंसू और मेरे जुड़े हुए हाथ देखकर अंजुमन ने मेरे हाथों को थाम लिया और बोली, आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज़ आप मेरे सामने हाथ मत जोड़ें। फिर मैं रोने लगी। तब भी अंजुमन सच्चाई बताने के लिए राज़ी नहीं हुई। तो फिर मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपनी आंखों से देख लूँगी, लेकिन तुम मेरी मदद तो कर सकती हो। तुम आज रात के लिए मेरे बेटे के कमरे में फिर से रुक जाओ। मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूँगी। पहले तो वो डरती रही, लेकिन मेरे बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, वह मान गई। मैं उसको अपने घर में ले आई। एक बार फिर से अंजुमन को दुल्हन बनाकर मैंने आबिद के कमरे में बैठा दिया था। आबिद को मैंने पहले ही फ़ोन करके कह दिया था कि अंजुमन घर आ गई है, तुम भी ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज मैं घर पर नहीं मिलूँगी, तुम्हारी खाला की तबीयत ख़राब है, वहीं जा रही हूँ और रात भर वहीं रहूँगी। मेरी बात सुनकर आबिद ने सिर्फ हूँ में जवाब दिया था और फ़ोन काट दिया था। मैं आबिद के कमरे में ही छुप कर बैठ गई। आज वह सब कुछ मैं अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाज़ा खुला और अंदर कमरे में आबिद दाखिल हुआ। उसने एक नज़र सजी सवरी बैठी अंजुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे बाथरूम में घुस गया था। अंजुमन डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे अभी उठकर भाग जाएगी। मैं भी सांस रोके आने वाले मंजर के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक बाथरूम से किसी औरत के चीखने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें सुनते ही अंजुमन बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई। डर से वो थर थर काँप रही थी। मैं भी हक्का बक्का सी खड़ी थी। अंदर तो आबिद गया था, फिर ये औरत की आवाज़ क्यों? तभी आबिद बाहर निकला और आबिद को देखते ही मैं बेहोश होते होते बची। उसने अपना हुलिया एकदम से बदल लिया। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन रखे थे, बहुत ही बेहुदा, या यूं कहिए कि बहुत ही डरावना सा मेकअप कर रखा था। आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था। आवाज़ भी लड़की की तरह ही निकाल रहा था। तुमसे मना किया था मेरी ज़िंदगी में दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम
अपने मौत की खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ आबिद अंजुमन की तरफ बढ़ा था। अंजुमन चीख मारती हुई मेरे पास आ गई थी। मैं भी बाहर आ गई थी और आबिद को रोकने की कोशिश कर रही थी। आबिद, क्या हो गया है तुम्हें? तुम होश में तो हो? आबिद ने मुझे जोर से धक्का दिया था। कौन आबिद? रूही नाम है मेरा। मौका देखकर अंजुमन कमरे से भाग गई थी। उससे पहले आबिद फिर से मेरे पास आता, मैं भी कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। आबिद की भयानक हंसी मुझे बाहर तक सुनाई दे रही थी। मैंने डरी सहमी अंजुमन को अपने सीने से लगा लिया। हालांकि मैं खुद भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। आंटी जी, मुझे नहीं मरना है। आबिद मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था अगर मैंने किसी को भी कुछ भी बताया तो वो मुझे मार डालेगा, साथ में मेरे भाइयों को भी। मुझे और मेरे भाइयों को बचा लो आंटी जी। कुछ नहीं होगा, तुम शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी। मेरा दिमाग नहीं थोड़ा काम करना शुरू किया तो सबसे पहला ख्याल मेरे दिल में यही आया कि शायद आबिद पर किसी भयानक रूह का साया है। अंजुमन को मैंने अपने रूम में ही सुलाया था। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया था। 9 बजे डॉक्टर हमारे घर पर थे। मैंने उन्हें सारे हालात बता दिए। साथ ही मैंने डॉक्टर से ये भी कहा कि मुझे लगता है उस पर किसी रूह का साया है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने कहा था, मुझे नहीं लगता ये किसी रूह का साया है, मुझे तो ये एक दिमागी मरीज़ लगता है। इस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज़ किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और उसी के कैरेक्टर, उसी के किरदार में खुद को उतार लेते हैं। लेकिन आप टेंशन ना लें, इस मर्ज का इलाज है। अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के ज़रिए मरीज़ ठीक हो जाता है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मरीज़ बिल्कुल भी पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। नई दुल्हन को देखकर आबिद पर पागलपन के दौरे पड़ते थे और ये दौरे आबिद को क्यों पड़ते हैं इसका सुराग उसके कमरे से ही मिलेगा। एक बार सुराग हाथ लग जाएगा तो उसका इलाज हम अच्छे से कर लेंगे। डॉक्टर मुझे तसल्ली देकर चले गए। अंजुमन जाग चुकी थी, रात से थोड़ा बेहतर लग रही थी। मैंने उसे नाश्ता कराया। नाश्ता करते हुए वो बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे घर चले जाना चाहिए। उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मैं बोली, बेटा सबसे पहले तो तुम मुझे आंटी कहना बंद करो, तो मुझे अम्मी जी कहो। और दूसरी बात, अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी आप ये सब कैसे कह सकती हैं? उसने हैरानी से पूछा। मैंने तुमसे कहा, अभी डॉक्टर से मेरी बात हुई थी। आबिद बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की ज़रूरत है जो हम दोनों मिलकर उसे देंगे। मेरा यकीन करो, आबिद बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत ही प्यार से रखेगा। मेरे बहुत देर तक समझाने पर वो और अपने माँ बाप के हालात को देखते हुए वो राज़ी हो गई थी। मैंने बहुत ही प्यार से उसे कहा था, अंजुमन बेटा अब तो एक बार मुझे अम्मी जी कहो। और उसने मुस्कुराते हुए मुझे अम्मी जी कहा, जिसे सुनकर मेरे दिल में ठंडक उतर गई। मैं सोचने लगी कि अब मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, उसका भी घर बस जाएगा। 9 बजे के करीब आबिद के दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई थी। मैंने कहा, पर तुम मत जाओ। मैं अपने हाथों से दरवाज़ा खोला था। अंजुमन को मैंने अपने कमरे में भेज दिया था। आबिद एकदम तरोताज़ा तैयार खड़ा था। मुझे देखते ही नाराज़गी से बोला, क्या अम्मी, मेरा दरवाज़ा बाहर से बंद किसने किया? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। मैंने उससे नॉर्मल ही बात की थी। पता नहीं बेटा कैसे बंद हो गया। चलो तुम नाश्ता कर लो। मैंने उस पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। आबिद ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकल गया।
आबिद के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले मैं उसके कमरे में गई और उसकी तलाशी ली। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सामने ही बेड पर मुझे कुछ किताबें दिखी। अंजुमन भी अब मेरे पास आ चुकी थी। सारी किताबें सेम थी। सब किताबों में एक ही कहानी लिखी थी, जिसमें कोई रूही नाम की एक लड़की थी। शादी की रात ही उसके पति ने उसे कमरे से धक्के देकर बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ले आया था। रूही धीरे धीरे दिमागी मरीज बन गई थी। दुल्हन को देखते ही उस पर दौरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। रूही के ससुराल वालों ने उसे पागल करार कर दिया और उसके मायके भेज दिया। दुल्हनों को देखकर रूही का पागलपन कम नहीं हुआ और रूही के किरदार में ही आबिद ने खुद को उतार लिया था। मैंने डॉक्टर को फ़ोन करके सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं कुछ दवाइयाँ दूंगा और जो किताबें वो पढ़ रहा है वह सारी किताबें आप कमरे से बाहर निकाल दें। धीरे धीरे प्यार से आबिद को समझाना पड़ेगा, उसे रूही के किरदार से निकालना पड़ेगा। धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और अंजुमन और मेरी मेहनत से आबिद ठीक होने लगा था। 1 साल तक दवाइयाँ चली। उन 1 साल में अंजुमन आबिद के सामने सिंपल सी रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। आबिद के बर्ताव में बहुत बदलाव आने लगा था। उसकी आंखों में मैंने अंजुमन के लिए प्यार देखा था। अंजुमन कहीं भी जाती, आबिद की निगाहें उसका पीछा करती रहती। आबिद का इलाज चलते चलते आज 2 साल हो चुके थे। अंजुमन ने जिस मेहनत और लगन से मेरा साथ दिया था, उसकी मैं कायल हो गई थी। मेरी दुआओं से मैंने अंजुमन जैसी बहू पाई थी। अंजुमन अब भी मेरे साथ मेरे कमरे में ही सोती थी, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि अब आबिद बिल्कुल ठीक हो चुका है। डॉक्टर ने भी यही कहा था। मैंने अंजुमन से कहा कि बेटा, आज तुम्हें आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अंजुमन नासमझी से मेरी तरफ देखने लगी। फिर मैंने उसे समझाना कि आज तुम्हें दुल्हन बनकर आबिद के कमरे में बैठना होगा। मेरी बात सुनकर वो डर गई थी, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गई थी। शायद उसे भी यकीन था कि वो अब ठीक हो चुका है। अब भी आबिद की प्यार भरी नज़रों को समझ चुकी थी। मैंने कहा, बेटा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दरवाज़ा खुला रखना। दरवाजे के बाहर ही मैं खड़ी रहूँगी जब तक कि तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत लगे तो फौरन बाहर भाग कर आना। रात को आबिद के आने से पहले ही मैंने अंजुमन को दुल्हन की तरह सजाया। आबिद के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। आबिद के आने का टाइम हो गया था। मैंने अंजुमन को बेड पर बिठा दिया और बाहर आ गई थी। थोड़ी देर में आबिद आया। आबिद खाना खाते हुए उसकी निगाहें इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। मैं समझ गई थी कि वो किसे ढूंढ रहा है, लेकिन मैं अनजान बनी रही। लेकिन कुछ देर में वो खुद ही बोला, अम्मी, अंजुमन कहीं दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहीं गई है? मेरे बोलने से पहले ही अजरा बोल पड़ी। भैया, भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि अजरा अपनी बात पूरी करती, मैंने उसे चुप करा दिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आबिद, तुम पहले खाना ख़त्म करो, उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तुम्हें अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला गया। मेरा दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। पता नहीं अब क्या होने वाला है। मैं दुआ कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो। मैं भी आबिद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर ही रुक गई। मैं अंदर कान लगाकर सुनने की
कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है ना। खड़े खड़े मुझे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी और कुछ ही देर में मुझे अंजुमन और आबिद की सरगोशियाँ सुनाई देने लगी। प्यार में डूबी हुई सरगोशियाँ। मैं मुस्कुरा दी। मेरे अंदर तक सुकून उतर गया। फिर मैंने जाकर शुक्राने की नमाज पढ़ी और सारी रात खुदा का शुक्रिया अदा करती रही। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। कुछ साथ यकीन दिलाते हैं कि मोहब्बत वाकई खूबसूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।